हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, मैं उनको आज यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको कवर कर लोगे, मतलब वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहोगे, तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ताकि क्या है, आप अपने एग्जाम में जब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना और अच्छे से उसको लिख सके। ठीक, और जब आप 2 मार्क्स वाला सॉल्व करते हैं तो वही आपका प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो 20 नंबर मिल जाता है, 20 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा और प्लस 10 नंबर और कहीं से आप 7 या 10 में से लीजिएगा, 30 नंबर मिल जाएगा। आप आसानी से पास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को तो अब पता ही चल गया होगा। ठीक, तो अब इससे पहले कि मैं आपको एक नोट्स बता दूं, मतलब जानकारी दे दूं थोड़ा सा, इसके पहले हम लोग ने ये कवर किया था यूनिट नंबर 1 से लेके 3 तक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मीन्स वहां पे जितने भी क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 3 तक मिले थे, ये सॉल्व मिले थे। अगर आप सब ये वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 4 एंड 5 यूनिट भी हम सॉल्व किए थे, उस वीडियो को भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे आप अगर ये दोनों वीडियो कवर कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, 100% गारंटी कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन क्या अच्छे से दोनों वीडियो को लास्ट तक वॉच करके एंड कर दीजिएगा। ठीक, बाकी यहाँ पे तो ये आपका बोनस पॉइंट मिल ही रहा है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे आज मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज फार्माकोपिया, इनलिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया। यहाँ पे पहले आपको बताना है कि फार्माकोपिया क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपिया ये क्या होती हैं, यही आपको बताना है। तो सुटिक्स में भी आपने फार्माकोपिया पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, इनऑर्गेनिक में भी फार्माकोपिया आ गया है, तो मैं यहाँ भी कवर कर दे रहा हूँ। इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, या 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया, एक फार्माकोन दूसरा पोइया। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स, पोइया मीन्स होता है टू मेक, जहां पे हम लोग ड्रग्स बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फार्माकोपिया। अब देखो क्या है, ये इट इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। ठीक है, ये क्या है, लीगल और ऑफिशियल बुक है अगर देखा जाए ड्रग्स के लिए। और इसे कौन इशू किया था? इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। और देखो, अलग अलग देश के जो अलग अलग होते हैं ना गवर्नमेंट, ये अपना अपना फार्माकोपिया अलग अलग इशू करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक विच कंटेन ए फार्मूला टू मेक ड्रग। और इसे स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्रग्स बनाने का फार्मूला जो भी होता है, सारी चीजें इसी में हमारे फार्माकोपिया में ही लिखी होती है। तो फार्माकोपिया का हेल्प करके हम कोई भी ड्रग का फार्मूलेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी 4-5 की। तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, तो ये आपकी है लिस्ट। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इजी वे में अब सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट टेस्ट आ गया, व्हाई आर दे परफॉर्म्ड। अब देखो, यह भी क्या है, आपको मैं वहां एनालिसिस में पढ़ाया था। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या होता है और आप इसे परफॉर्म क्यों करते हो। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि लिमिट माने क्या होता है, देन टेस्ट माने क्या होता है, देन दोनों का मतलब लिमिट टेस्ट माने क्या होता है। लिमिट मतलब होता है कि आप कितने लिमिट में या कौन से अमाउंट में कितना क्या डालना है, मतलब लिमिट से सीधा रिलेटेड होता है। ठीक है, ए वॉल्यूम आर अमाउंट दैट बी प्रेजेंट इन ए सबस्टेंसेज, किसी भी सबस्टेंस में कितना वॉल्यूम या अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी इम्प्योरिटी या अदर चीज की, उसे हम बोलते हैं लिमिट। बाकी टेस्ट क्या है, जब हम ये जो प्रेजेंट है वॉल्यूम या अमाउंट में, जब हम उसी को एग्जामिन या टेस्ट या इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं टेस्ट। ठीक है, यहाँ हमें देखा जाए लिमिट टेस्ट में बेसिकली हम इम्प्योरिटी को ही चेक करते हैं, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में इम्प्योरिटी भी लिख दिया हूँ। और टोटल ओवरऑल लिमिट टेस्ट की बात की जाए तो लिमिट टेस्ट जो डिफाइन है क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई इंप्योरिटी। ठीक है, ये देखो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो कि इंप्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है, विच इज लाइकली टू प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। और यह इंप्योरिटी जो है हमारे लगभग क्या देखा जाता है कि हर एक सबस्टेंस में ही प्रेजेंट होती है, तो उन्हीं को चेक करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट का यूज करते हैं। आप देखो, इसे हम परफॉर्म क्यों करते हैं, इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है, अच्छी रहे या अच्छी दिखे हमें, और क्वालिटी को भी डिटेक्ट हम लोग कर सकते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वह थोड़ी सी सेफ हो सके। ठीक है, मतलब एंजोर सेफ्टी, डिटेक्ट क्वालिटी, एंजोर क्वालिटी। ठीक है, ये हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुआ है उसको आपको यहाँ पे बता देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबल क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो डाइल्यूट रहेगा और वहां पे तब जाके हमारा बनेगा सिल्वर क्लोराइड। अब देखो, यहाँ पे क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रेट आयन बनता है, जो कि नाइट्रेट आयन से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है केवल सिल्वर क्लोराइड। ठीक है,
अब देखो क्या है, हम इसके आगे चलते हैं। आगे है इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन, वहां पे प्रिंसिपल कवर हो चुका है, ठीक है। तो फोर्थ वाले का सेंस हम लोग देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द टेस्ट ऑपरेटर्स यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में हम लोग किस टेस्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, वह है आपका गजेट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और इतना भी क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, तो अगर चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और एक अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच रहे और हमारा थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ हुआ भी मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए लगातार वर्क्स करता रहूं। अब देखो क्वेश्चन 5 जो आता है, स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टी या बफर सोल्यूशन। यहाँ पे आपको बताना है बफर सोल्यूशन की आइडियल प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग बफर सोल्यूशन यूज करते थे ना, तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली बात तो इफेक्टिव बफरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और इसका जो पीएच हो, मतलब ये जो बफर होते हैं हमारे बफर सोल्यूशन, वो पीएच को स्टेबल कर, मतलब ऐसे बफर का हमें यूज करना है जो कि पीएच को स्टेबल कर सके, ठीक है। ऐसा तो नहीं लेना है कि जो पीएच को स्टेबल ना कर सके, हमें उन्हीं को लेना है जो कि पीएच को स्टेबल कर सके, और वो क्या है, नॉन टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सके, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और दूसरों के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे। जैसे मान लो हम अगर आई वाले ड्राफ्ट में अपने बफर का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका बफर जो है आई वाले ड्राफ्ट से रिएक्ट कर जाए, ऐसा बफर भी हमें नहीं लेना है। ये सब आइडियल प्रॉपर्टी हमारे बफर की। अब देखो राइट डब्ल्यूएचओ कंपोजिशन ऑफ ओआरएस पाउडर। ओआरएस पाउडर का आपको डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कंपोजिशन लिखना है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब ओआरएस इज गिवन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट आर ट्रेड फ्लूइड लॉस। अब ओआरएस कब दिया जाता है, जब किसी के बॉडी में डायरिया हो जाती है या तो ज्यादातर वोमिटिंग हो जाती है, तो उसके बॉडी के अंदर से फ्लूइड का लॉस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, तब हम लोग बाहर से ओआरएस की थेरेपी देते हैं, ठीक है, उसे को ट्रीट करने के लिए, क्या किसी को डायरिया और एक्सेस वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। अब हम डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कंपोजिशन देखते हैं। एक तरफ आपका कंपोजिशन है, एक तरफ अमाउंट में, एक तरफ आयन से, एक तरफ कंसंट्रेशन है। तो कंपोजिशन में आपका NaCl है, KCl है, ट्राइसोडियम साइट्रेट है, ग्लूकोज वाटर है। अब NaCl का जो अमाउंट 2.6 होगा, आयन में Na+ होंगे, कंसंट्रेट 75 mg होगा, ठीक है। KCl का है 1.5 होगा इसका अमाउंट, और K+ इसमें आयन रहेंगे, और 20 mm इसका कंसंट्रेशन होगा। ट्राइसोडियम साइट्रेट का 2.9 ये अमाउंट है, इसमें प्रेजेंट होंगे साइट्रेट, और कंसंट्रेशन इसका 65 mm होगा, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें 30.5 होगा अमाउंट, और आयन इसमें मिलेंगे ग्लूकोज वाले, और 10 mm इसके कंसंट्रेटर रहेंगे। वाटर की बात करें तो 1 लीटर लगभग वाटर रहेगा, जो कि इसमें मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, और फिर 75 ml इसका कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी अगर कहीं पे आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुरंत रिप्लाई आपका करूंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है। एक्लोरहाइड्रिया ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे स्टोमक के अंदर एसिड का अमाउंट जो है घट जाता है। जब एसिड का अमाउंट हमारे स्टोमक के अंदर घट जाता है, तो वहां पे हमें क्या है, इनडाइजेशन देखने को मिलता है। जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वह थोड़े से अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि HCl होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो डाइजेशन में, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एक्लोरहाइड्रिया का। एक्लोरहाइड्रिया इज ए, अब देखो ओवरऑल आपको समझ में आ ही गया होगा इसके पहले। तो एक्लोरहाइड्रिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस और सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl इन द स्टोमक। अब इसमें क्या होता है, हमारे जब स्टोमक में या तो HCl का एब्सेंट हो जाता है, या तो बनना ही कम हो जाता है, या तो रिड्यूस हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। जैसे अब इसके सिम्पटम की बात करें तो डाइजेस्टिव इशू, हमारे डाइजेशन में कुछ इशू देखने को मिलता है, और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। ये इसका सिम्पटम है एक्लोरहाइड्रिया का। अब क्वेश्चन 8 की बारी आती है, तो क्वेश्चन 8 में हमें बताना है व्हाट इज आइसोटोनिक एंड आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन में ये या तो डिफरेंस पूछ सकता है, या तो ये क्या होते हैं, अलग अलग इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज मेड अप ऑफ द 2 वर्ड। ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है आइसो और एक होता है टोन। आइसो मतलब होता है सेम, टोन मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोस सॉल्यूशन व्हिच आर सेम या इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब सेल के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट, ठीक है, तो उसके कंसंट्रेशन के बराबर जो होते हैं, बराबर होंगे या तो सेम होंगे सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। एंड आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जा रही है, वो दूसरे सॉल्यूशन से इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम होगा, मीनिंग दे हैव द सेम कंसंट्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल, और इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स के सेम होता है, ठीक है। इसीलिए इनको भी आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब सेम ना, तो सेम वर्ड यहाँ पे आ गया।
अब ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें 9th वाले का, तो डिफाइन डेंटिफ्राइजेज विथ सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है डेंटिफ्राइजेज और एक सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो डेंटिफ्राइजेज क्या होता है? ये डेंटिफ्राइजेज इज ए सब्सटेंस यूज फॉर क्लीनिंग रिचेबल सरफेस ऑफ टीथ विथ टूथब्रश। आपने टूथपेस्ट तो जरूर देखा होगा, ठीक है, जैसे कोलगेट है, क्लोजअप है, पतंजलि वगैरह का भी आता है, ये सब हमारे होते हैं टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट को हम लोग अपने ब्रश पर लेके अपने दांतों के अंदर तक की सफाई जब करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डेंटिफ्राइजेज। मतलब ये डेंटिफ्राइजेज इज सब्सटेंस यूज फॉर क्लीनिंग रिचेबल सरफेस ऑफ टीथ। इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं? अपने टीथ की जो एकदम रिचेबल सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए, और किसकी हेल्प से? टूथब्रश की हेल्प से। और इसको वो क्या होता है? हमारा टूथपेस्ट तो ये होता है, ठीक है। अब हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको बता दें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेंटिफ्राइजेज इज हेल्प टू टीथ ब्रश से क्लीन द टीथ। सर फ्रेंड, यहाँ पे लिखा गया हेल्प टू द टूथ ब्रश क्लीन द टूथ। टूथ ब्रश की हेल्प से हम जब अपने दांतों को क्लीन करते हैं, ये इसका है मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद द टूथ पेस्ट इज मोस्ट कॉमन डेंटिफ्राइजेज। अब देखो टूथपेस्ट जो है मोस्ट कॉमन डेंटिफ्राइजेज है दैट डेंटिस्ट रिकमेंडेड टू यूज विथ टूथ ब्रश फॉर रिमूविंग डेंटल प्लेक एंड डेब्रिज। जो डेंटिस्ट होते हैं वो सजेस्ट लगातार करते रहते हैं कि आप लोग टूथपेस्ट और टूथब्रश का यूज करो, तब जाके आपके दांत का प्लेक और डेब्रिज क्या है? रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 10 की हम बात करें तो 10 में है आपका व्हाट आर कैथार्टिक्स इन लिस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग कैथार्टिक्स। अब आपको यहाँ पे बनाना है कैथार्टिक्स क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ होते हैं ना हमारे कैथार्टिक्स में, जैसे एजेंट वगैरह। अब हमें उनकी बात करनी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैथार्टिक्स क्या होता है। These are those agents that help remove waste from the bowels। अब कैथार्टिक हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन या बाउल से जो भी वास्ट प्रोडक्ट मतलब थोड़े से टाइट पड़ जाते हैं उनको रिमूव करने में जो हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैथार्टिक्स। और यह कब होता है? जब हमें मतलब बार बार अर्ज हो रही है, मतलब नीड हो रही वॉशरूम जाने की, और हम जब नहीं जाते हैं तो उस समय इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है? मतलब ये फीकल मटेरियल वहां पे जाम या टाइट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको हमें रिमूव करने के लिए कैथार्टिक्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैथार्टिक्स आर थेरापेटिक एजेंट व्हिच फैसिलिटेट डिफिकेशन। तो ये भी एक थेरापेटिक एजेंट है जो कि डिफिकेशन को फैसिलिटेट करता है, थोड़ा सा स्मूथ करके उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। इसमें जो कंपाउंड आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट और काउलिन बेंटोनाइट। तो एक देखो लैक्टोलोज का ये सस्पेंशन आता है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह फार्मूला मिला रहता है ना, तो वही हमारा होता है बेसिकली कैथार्टिक्स। अब क्लासिफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आपको यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट को क्लासिफाई करना है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। तो एंटी प्लस माइक्रोबियल प्लस एजेंट, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस माइक्रोबियल प्लस एजेंट। अब देखो एंटी मतलब होता है अपोज, अपोज मतलब किसी को किल करना, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब, एजेंट मतलब एजेंट या ड्रग्स। अब देखो These are those drugs that are used to kill or inhibit the growth of microorganism। ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किल को या तो किल ही कर देते हैं या तो उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मीन्स क्या है? सीधे ये है कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए या तो उनके ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी हम एजेंट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब इनऑर्गेनिक यहाँ पे कुछ है एजेंट हमारे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरिनेटेड लाइम है, आयोडीन प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यहाँ पे केवल आप आयोडीन ही ले सकते हो, बाकी सबका प्रिपरेशन हमें यहाँ पे देखना था तो मैं लिख दिया हूँ प्रिपरेशन। अब देखो डिफाइन एसिडिफाइंग एजेंट एंड राइट एनी 2 यूजेस। एसिडिफाइंग एजेंट हम किसे बोलते हैं और 2 आपको यहाँ पे यूजेस भी बताना है। तो एसिडिफाइंग एजेंट, एन एसिडिफाइंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट लोअर्स द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। एसिडिफाइंग एजेंट हमारे यही होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को क्या कम करेंगे और उसको क्या है मेकिंग इट्स मोर एसिडिक। जब पीएच को कम करेंगे जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा एसिडिक ये बना देंगे, तो हम उन्हें बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। अब इसका यूज की बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन, इट पहली बात तो क्या है फूड प्रिजर्वेशन में, और दूसरी बात क्या है इट आल्सो यूज्ड इन इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। और क्या इसका यूज होता है? ड्रग्स की स्टेबिलिटी को इनहेंस करने में भी यह हेल्प करता है एसिडिफाइंग एजेंट। अब देखो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल। अब एंटी माइक्रोबियल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, या 7 मार्क्स का भी आया है क्वेश्चन कई बार, तो हम यहाँ पे 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग मतलब इसको कवर करेंगे। तो आप लोग 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाकी 7 के भी अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आ जाएगा तो उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके लिखिएगा। अगर 2 मार्क्स में आता है 2 मार्क्स, 7 में आएगा तो 7 मार्क्स। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर वर्क बाय 2 वे। ये 2 तरीके से काम करता है, एक माइक्रोबायोसाइडल, एक माइक्रोबायोस्टेटिक। बायोसाइडल में क्या होता है? साइडल, मैं इसको
याद करने का ट्रिक बता दो आपको, साइडल है ना, लास्ट में यल है तो किल, किल मतलब ये माइक्रोब से रिलेटेड है ना, तो यल है तो यहाँ पर भी यल है, तो माइक्रोबिसाइडल जो है वो किल करने का काम करेगा। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जब ये एक तैयार हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। अब देखो, नाउ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस परफॉर्म दीज एक्शन बाय 3 मैकेनिज्म, एक ऑक्सीडेशन, एक हाइलोजिनेशन, एक प्रेसिपिटेशन, 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हेल्प से जो हमारे एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो अपना वर्क शो करते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमारा यही होता है, द प्राइमरी इंटरेक्शन बिटवीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। दोनों में क्या है, पहली बात तो प्राइमरी इंटरेक्शन होगी एंटी माइक्रोबियल एजेंट से और माइक्रोबियल मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन पे हमारा माइक्रोब ग्रोथ हुआ रहेगा उसे, और जो आप एजेंट यूज कर रहे हो उसे, दोनों को इंटरेक्शन होगा पहले, ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइज विच केज डेथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद जाके तब क्या है जो हमारा माइक्रोब्स रहेगा वो किल हो जाएगा। द एजेंट ऑक्सीडाइज एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, एक ही बार आप पढ़िएगा, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब देखो क्या करेगा, वो जो प्रोटीन में एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को ऑक्सीडाइज करेगा, कौन, हमारा जो एजेंट था, ठीक है। दिस प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रोब्स, वही प्रोटीन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ और सर्वाइवल के, किसके, माइक्रोब्स के, ठीक है। जब प्रोटीन ही गायब हो जाएगा तो माइक्रोब्स हमारा ग्रोथ और सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो माइक्रोब्स का ग्रोथ भी हमारे बॉडी में नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसमें, एसएच ग्रुप का प्रेजेंट इन सिस्टीन प्रोटीन, सिस्टीन प्रोटीन में जो एसएच ग्रुप होता है तो यही होता है ना, अगर हम इसको एसएच ग्रुप को गायब कर देते हैं तो माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा, ये हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के अंडर में। अब हैलोजिनेशन की बात करें, द कंपाउंड लिबरेटिंग हेलोजन लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से हमारा क्या होता है, यहाँ पे एम भी रहेगा, इस मैकेनिज्म से हमारा क्या होता है ना कि जो हेलोजन से वाले ग्रुप होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, वो क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, हेलोजन वाले सब लिबरेटिंग होने लगेंगे वहां पे। दो एजेंट कॉमनली एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया एनी अदर पैथोजन टू ग्रो। ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे पेप्टाइड लिंकेज वाले बॉन्ड पे, उसके बाद ये बैक्टीरिया या अदर पैथोजन की कैपेबिलिटी को, जो ग्रो करने की कैपेबिलिटी है उसको ये अफेक्ट करेंगे। जब ग्रो करने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रोथ नहीं होगा। दिस एजेंट डैमेजिंग द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोटीन मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स केज माइक्रोबियल डेथ। ये भी क्या करेंगे, फंक्शनल जो ग्रुप होता है प्रोटीन का उसे ये भी अफेक्ट करेंगे, ताकि क्या है वो माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो सके, जैसे कि क्लोरिनेटेड लाइम इसका एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन में हम देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या है, इन दिस मेटल आयन एक्ट बाय प्रोटीन बाइंडिंग आर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन दैट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विच इनएक्टिवेट द प्रोटीन। ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना के तब जाके प्रोटीन को इनएक्टिवेट करेंगे। जब प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप भी इनएक्टिवेट होगा, वहां पे क्या होगा कि माइक्रोब्स का ग्रोथ ही नहीं होगा, तो उन्हें बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड, अब आगे की कहानी देखो, कॉल्ड म्यूकोलेटिक एजेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोलेटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। म्यूकोलेटिक एजेंट्स आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये जो म्यूकोलेटिक एजेंट होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हमारा म्यूकस, एक प्रोलाइटिक। म्यूकस मतलब होता है स्पुटम, लाइटिक मतलब होता है ब्रेकडाउन। इस कंडीशन में म्यूकोलाइटिक एजेंट में अपने म्यूकस को ब्रेकडाउन करके धीरे धीरे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जब हमारा म्यूकस क्या है फंस जाता है, ठीक है, तो हम लोग म्यूकोलाइट का एजेंट यूज करते हैं, ताकि म्यूकोलाइट एजेंट क्या है इन म्यूकस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके खांसी की हेल्प से इसे बाहर कर सके, उसे हम बोलते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। दीज आर दोज एजेंट व्हिच आर यूज्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ स्पुटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो हमारे स्पुटम प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है, उन्हें हम बोलते हैं म्यूकोलाइट एजेंट। बेसिकली इसका यूज जो हम लोग खांसी में करते हैं, जैसे कि ब्रोमोहेल्दिन वाला फार्मूला की दवा आप लोग देख लेना, वो खांसी में ही ज्यादातर यूज होता है, एंड एसिटिलसिस्टीन भी यूज होता है, ठीक है। डिफाइन एमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको अब एमेटिक्स बनाना है और सुटेबल एग्जांपल के साथ। एमेटिक्स, दीज आर दोज ड्रग्स विच इंड्यूस वोमिटिंग। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग कराने में हेल्प करते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच हेल्प्स इन इम्पटिंग द स्टमक बाय इंड्यूस वोमिटिंग। ये ऐसे भी एजेंट होते हैं या ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक को इम्पटी भी करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से, कि जब वोमिटिंग करा देंगे तो हमारा स्टमक क्या है, खाली हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, आईपीएक्स सिरप है और एपोमार्फिन है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एमेटिक्स का। अब हम क्वेश्चन 16 की बात करें तो व्हाट आर एस्ट्रिंजेंट्स along with suitable example। एस्ट्रिंजेंट आपको बताना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। द सब्सटेंस which are used to cage protein precipitation are called astringent। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सब्सटेंस या एजेंट को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट की, जो कि क्या करे, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन को केज करे, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। अब हम आगे बात करें
दे आर अप्लाइड टॉपिकली ऑन डैमेज स्किन, माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब देखो ऐसा तो है जैसे हमारे कोई भी जब म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी कट वगैरह लग जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट हमारा क्या करता है, ये स्किन जो है माउथ है या तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं भी जो डैमेज होता है उसे ये सही कर देता है, और इसे हम लोग टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं। दीज एजेंट आर ओनली प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, ये क्या करेगा, सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, एंड डू नॉट अफेक्ट होस्ट टिश्यू, ताकि क्या है होस्ट टिश्यू तक कोई अफेक्ट ना पहुंच पाए। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक सल्फेट और पोटास एलम, जैसे फिटकरी वगैरह होता है ना, जब देखो जब सभी लोग शेविंग करवाते हैं, शेविंग करवाने के बाद ऊपर से फिटकरी वगैरह वो जो नाई होता है वो लगा देता है, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का काम हमारी जो पोटास एलम करती है, ताकि जहां कहीं भी कट वगैरह लगा मतलब लगता तो नहीं है, अगर शंका होती है तो सभी लोग क्या है उसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेम टू एजेंट्स विच आर यूज हिमेटेनिक्स, दो एजेंट यहाँ पे आपको बताना है जो कि हिमेटेनिक्स में यूज होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट है और फेरस ग्लूकानेट है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अब हम अल्फा बीटा गामा रेज में तीनों में डिफरेंस जानेंगे। अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी, पहली बात तो ये हैवी और पॉजिटिवली चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। पहला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, इसकी जो पावर होती है वो हाई होती है। ठीक है, आयोनाइजिंग पावर जो होती है इसकी हाई होती है, और अल्फा पार्टिकल्स है हाई एनर्जी, इसका देखा जाए एनर्जी भी हाई होता है। अब बीटा रेज की बात करें तो हाई पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से जो पेनिट्रेशन पावर होता है इसका कुछ ज्यादा होता है। दे आर मोस्टली नेगेटिव चार्ज, और यह नेगेटिव चार्ज होते हैं। दे हैव ग्रेट पेनिट्रेट पावर, और इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वह भी ग्रेट होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो गामा रेज की। अब देखो गामा रेज क्या होता है, गामा पार्टिकल्स आर सिमिलर टू अल्फा रेडिएशन, ये देखो अल्फा रेडिएशन के लगभग सिमिलर होता है। इट हैव नो मास आर चार्ज, इस पर कोई ना मास होता है ना कोई चार्ज होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसकी यूनिट भी हमें लिखना है। इट इज ए फिनोमेना इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर रेडियो आइसोटोप्स अंडरगो डिकम्पोजिशन और डीके बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन रेज टू गेट स्टेबल। अब देखो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये अपने अंदर से जब क्या करते हैं, ये रेडिएशन निकालते हैं, मतलब इमिशन लगातार करते हैं, जब ये रेडिएशन निकालते हैं तो इसका डीके होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, एक्टिविटी जब ये निकाल देते हैं अपने अंदर से रेडिएशन तब वो स्टेबल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जब वैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे है, ठीक है, और वह लगातार क्या है रेडिएशन को इमिट कर रहा है, लगातार रेडिएशन को इमिट कर रहा है, और करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपने आप को स्टेबल बना लेगा, और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। यूनिट इसकी देखी जाए, यहाँ पे यूनिट भी पूछा गया तो क्यूरी है, रोएंटेजन है और RAD है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा तो जरूर जाएगा, ये आप लोग समझ लीजिएगा इसका। ठीक है, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब हमें हाफ लाइफ पढ़ना होता है तो हाफ लाइफ मतलब होता है अर्ध आयु। जैसे कोई भी ये सबस्टेंस या एटम है, हम 5 साल पहले उसको कैसे देखे थे, और 5 साल बाद क्या है, जब 5 साल बाद आप उसे देखोगे तो उसकी जो लाइफ रहेगी वो आपको आधी दिखाई देगी, उन्हें हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ इज द टाइम ऑफ इज टेक फॉर हाफ ऑफ द एटम इन ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। अब कोई भी एटम या जैसे कोई भी एटम या सबस्टेंस होता है वो कब क्या है अपने हाफ लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ठीक है ये कब अपने हाफ लाइफ में कन्वर्ट हो, जैसे आज आप उसको देखिए 10 ग्राम, ठीक है, तो 5 साल बाद आप उसको देखोगे तो ये 10 का आधा क्या 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपन लैम्डा, ये तो एक फार्मूला है, बाकी हम लोग इसे मेजर करते हैं सेकंड में भी, मिनट में भी, आवर्स में भी और ईयर्स में भी। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या है, डिफाइन आइसोटोप्स, ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अपने से करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, हाँ सर हम इसे कर लिए अपने आप से। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं अब हम आपसे गेस्ट पेपर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अब हम आपसे गेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।